गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है यह डाउट क्लास तो है ही साथ इस क्लास में हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं, जो कि आपके प्रतिवर्ष बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन वह आपके सिलेबस में नहीं है, वो 9वीं कक्षा के सिलेबस में है। फिर भी चूंकि बोर्ड में पूछे जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को कवर करना जरूरी हो जाता है, समझे। और उस पे प्रतिवर्ष एक ना एक ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह बता दीजिए, क्या आप लोग को मेरी आवाज सही से पहुंच रही है कि नहीं? यदि पहुंच रही है तो यस सर लिखकर कमेंट कर दीजिए। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए, फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए। और सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चाहे तथा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फटाफट से लाइक भी कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आ रहा है क्या? हाँ, सभी बच्चे का जवाब आ रहा है यस सर, हेलो सर। चलिए चलिए, अब हम लोग अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग टॉपर बैच के बारे में जान लीजिए। यस सर, टॉपर बैच क्या है? अगर आप लोग 10वीं क्लास की बोर्ड में टॉपर बनना चाहते हैं या आप लोग 10वीं कक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको सभी विषय की जबरदस्त तैयारी करनी होगी। सर, यह तैयारी कहाँ कराई जाएगी? यह तैयारी आपको टारगेट बोर्ड के एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे आपको 10वीं क्लास के लिए जो कोर्स है, जिसका की प्राइस है 999 रुपया, लगभग 1000 रुपया, इसे परचेज करना पड़ेगा। आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है? आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है? डेली लाइव क्लास मिलेगी, आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी। उसके बाद डाउट क्लास दिए जाएंगे और वीडियो क्लास मिलेंगे। बिहार टॉपर हैंड नोट भी मिलेंगे। बिहार बोर्ड में जो बच्चे इस साल टॉपर बने हैं उनका हैंड रिटेन नोट मिलेगा, नोट और स्टडी मटेरियल मिलेगा। सभी विषय के नोट्स और स्टडी मटेरियल भी दिए जाएंगे और वीकली टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। तो बताइए, आज की क्लास की शुरुआत की जाए। क्या आप सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दिए और शेयर भी कर दिए क्या? फटाफट से बताइए, सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट, एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जब मैं बोलूंगा तो आप लोग अपना जितना भी डाउट हो तब तक आप सोच भी लीजिए। आपको जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं उन सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह बताइए, मैं बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछता हूँ। यह बताइए, यह लिखा हुआ है 0.039 39 ही, इसको परिमेय में कैसे इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे? पी बटा, परिमेय तो है ही, पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। आप लोग इसका जवाब कमेंट कीजिए फटाफट से। आप लोग प्यारे बच्चे आप लोग फटाफट से जवाब को कमेंट कीजिए। हाँ, और अगली क्लास होगी आपका मैराथन की क्लास होने जा रही है। तो सभी बच्चे आप लोग जितने भी, अब यह तो आपका वास्तविक संख्या जो चैप्टर है यह आज समाप्त होने जा रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कल आज जो टाइम मिलेगा, आज और कल के बीच में आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जितना भी मैंने पढ़ाया प्रश्नावली 1.1 से 1.4 तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका मैराथन क्लास होने वाला है। लगभग 100 ऑब्जेक्टिव का मैराथन क्लास होगा। तो आप लोग तैयार रहेंगे तभी तो आप लोग जवाब दे पाएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है, आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है, समझे। तो चलिए बताइए। हाँ, बच्चे का जवाब भी आने लगा। देखिए सर, इसको कैसे परिमेय में बदलेंगे, इसको क्या करेंगे? ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे। जैसे यहाँ पे क्या दशमलव लिखा हुआ है, दशमलव को उड़ा देते थे इस तरह, और दशमलव के बदले में 1 लिख देते थे, और दाहिने तरफ जितने अंक होते हैं, जैसे 1 अंक 2 अंक है तो 2 जीरो दे देते थे। ये इतना आसान है। अगर इसमें कुछ कटने में उठने वाला रहता तो कटा दे भी देते। जैसे यहाँ पे देखिए 0.6 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको परिमेय में बदलने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे? तो सर क्या करेंगे, देखिए इसी से हम लोग एक कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इतना ऐसा ना सोचे कि यह बहुत बेसिक है। यहाँ पे किन किन बच्चों का 39/99 किन किन बच्चों का आ जा रहा है, यह जिनका भी आ रहा है उनका गलत है। इसके ऊपर कोई रेकनिंग नहीं है। मैं उस कंसेप्ट की तरफ भी बढ़ूंगा जो आप 99 सोच रहे हैं। इतना सिंपल में 99 लिख रहे हैं, क्या होगा आपका? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई रेकरिंग थोड़े ना दिया मैंने, या तो सिंपल दिया जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे, इसको परिमेय में बदलने वाला, तो सिंपल दिया मैंने। तो चलिए इसको कैसे बदलेंगे, इसको दशमलव खत्म करेंगे, 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या, तो 1 जीरो दे देंगे।
अब देखिए क्या निकल के आया, क्या कौन सा भिन्न निकल के आया सर, 6/10। इसमें कुछ कटने वाला है कि नहीं? हाँ सर, यह भी सभाज्य संख्या नहीं है, दोनों इसमें कुछ कटने वाला है, इसमें भी 2 से भाग लग जाने वाला है, इसमें भी 2 से, जैसे 2 तिया 6 और 2 पचे 10 सर, 3/5। देखिए इतना बेसिक सवाल पूछा, इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर गए, इसमें भी कुछ बच्चे गलत कर गए। ठीक बच्चे, यह बताइए किनका 39/100, जिनका जिनका भी 39/100 है उनका जवाब सही है 6/10। हाँ 6/10 सही है, गलत नहीं है, 6/10 भी सही है, लेकिन इसको कहीं भी आपको भिन्न, कहीं भी अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन करे, उसका सॉल्यूशन करे, अगर इस तरह का भिन्न आ जाए, अगर उसमें कुछ कटने वाला हो तो उसको सिंपल करके लिखा जाता है, समझे? कहीं भी अगर आप लोग को यह आपका डाउट भी हो सकता है कि क्या सिंपल करके लिखे या इतना ही छोड़ देते, नहीं, सिंपल करके लिखना जरूरी है होता है, समझे? गलत तो नहीं है लेकिन जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यह तो बहुत बेसिक बात थी। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपसे अगर पूछ दूं 0.39 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, यानी कि बार लगा हुआ है, इसी चीज को इस तरह भी लिखा जाता है, इसी बात को ऐसे भी लिखा जाता है 0.39, इसके ऊपर भी यहाँ पे बिंदी और इसके ऊपर भी बिंदी, समझे? इस तरह भी लिखा जाता है। इसको परिमेय में बदलिए, कैसे करेंगे सर? यह तो अभी आपने सिखाया ही नहीं, क्या मैंने सिखाया या? तो देखिए इस तरह की जो संख्याएं होती है, जैसे 0.39 या 0.9, ठीक, इसके ऊपर एक बार लगा होगा, इसको परिमेय में बदलना तो अभी मैंने नहीं सिखाया। तो यह जो सवाल है यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। जब यह फिक्स है कि 9वीं कक्षा में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, तो जब यह जो प्रश्नावली 1.1 में 1.12 में है 9वीं कक्षा में, तो वहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है जब इसका लॉन्ग फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन वह अभी 10वीं कक्षा के बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। चलिए इस सवाल को तो हम लोग बाद में करेंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। आप लोग यह बताइए 0.14, उस तरह के सवाल हम लोग करने वाले हैं आज। 0.14 के ऊपर बढ़िया से लिख देता हूं 0.14, यह क्या है सर? यह अशांत आवर्ती संख्या है कि नहीं? हाँ सर, यह अशांत आवर्ती संख्या है। तो अशांत आवर्ती संख्या तो परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती संख्या क्या होती है? अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती तो सर एक परिमेय होती है। क्या होती है? परिमेय होती है। ये बात तो बहुत बार हम लोग जान गए, लेकिन आज हम लोग इसे क्या सीखेंगे? P/Q के रूप में बदलना सीखेंगे। क्या? P/Q के रूप में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? एक तो है ट्रिक, ठीक, ट्रिक है, ट्रिक से भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि यह सवाल लघु उत्तरीय में भी बहुत बार पूछा गया है, 3-4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए उसको सीखना जरूरी है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट पे हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको, माना, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं इतना जबरदस्त तरीका बता दूंगा कि आप लोग 9वीं कक्षा में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब आप इसका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आप किसी को सिखा सकते हैं, किसी भी अशांत आवर्ती संख्या को परिमेय में बदलना अब आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सिखा सकते हैं, ट्रिक नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे हम लोग इसको x मान लेते हैं, माना x बराबर 0.14। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसान बात है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग इस तरह अगर लिख दे तो 0.14 इस तरह अगर हम लोग लिख दे तो तब कोई दिक्कत? तब भी कोई दिक्कत नहीं सर। इसी अगर इस पर बार का मतलब ही होता है इसको कि इसको बार बार लिखना है, ये 2 बार 4 बार 6 बार जितना बार आप लिख सकते हैं उतना बार आपको लिखना है। ठीक है बच्चे, अब बताइए अब क्या करेंगे? अब देखिए यहीं पे जो कॉन्सेप्ट है, बस इसी लाइन पे आपको ध्यान देना है। अगर इस लाइन पे अगर मैं जो लिखने जा रहा हूं इस पे अगर आप ध्यान दे दिए तो यह सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए क्या करना है, मैं पहले लिख देता हूं, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 100 से ही क्यों गुना किए? 100 से गुना करने पर आ रहा है ना आपके मन में? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहा है। देखेंगे जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा, उतनी, कितने संख्या के ऊपर रेकरिंग है? 2 संख्या के ऊपर। तो
क्या करेंगे, अगर एक संख्या के ऊपर है तो 10 मान गए, जैसे 0.3 एक ही संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे। अगर मान गए या दो संख्या के ऊपर रेकरिंग रहता तो 100 से गुना करेंगे। तीन संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग रहता तो 1000 से, यानी कि यहाँ पे दशमलव के बाद, दशमलव से मतलब नहीं है, जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग हो उतने जीरो के साथ, यानी कि एक के साथ उतने जीरो के साथ गुना कर देंगे। इसलिए यहाँ पे देखिए कितने संख्या के ऊपर रेकरिंग था सर, दो संख्या के ऊपर, इसलिए तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 100 से गुना किया। अब गुना कर लीजिए। गुना करने पर ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखे तो आप लोग फंस जाइएगा और यह आपका बोर्ड में 2 मार्क्स छूट जाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। सर इसमें 100 से गुना करेंगे तो इधर तो 100 हो जाएगा। इधर अगर आपको 9वीं कक्षा में अगर नहीं समझ में आया था तो मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह का कोई भी सवाल बस सिर्फ इसी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल, कितना भी टफ सवाल। तो सर इसमें अगर 100 से गुना करेंगे ना तो ये दशमलव जो है दाहिने तरफ 2 अंक इधर भागेगा। गुना में तो दशमलव दाहिने तरफ भागता है और भाग में दशमलव बाएं तरफ भागता है, मतलब 100 से भाग करते हैं तो यहाँ पे 14.1414 इस तरह लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पे इस तरह लिखते हैं, यहाँ पे इसको 14 रहने देते हैं और इसमें से हम लोग प्लस का साइन देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसमें से इतना, यहाँ पे x का जो मान है ना, x का मान कितना है, 1 4। देखिए यहीं पे समझ लीजिए, मैं तो सोच रहा था बाद में समझाऊं, लेकिन यहीं पे आप लोग समझ जाइए ताकि आपको आगे के कोई क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं हो। 1 4 इस तरह है। क्या करते हैं, इसमें से जो x का मान लिए उसी को घटा लेते हैं। तो सर x का मान लिया आप 0.1414, दशमलव का तो घटाव आप लोग को आता होगा। हाँ सर बिल्कुल आता है, 0 0 0 0 0 इस तरह। तो यह भी आगे बढ़ेगा 0। यहाँ पे कितना हुआ सर, 14 हुआ ना। तो जो 14 आया उसको इधर लिख लेंगे और जो x का मान था उसको यहाँ पे लिख देंगे 0.141414। कोई डाउट नहीं सर, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो 14 में अगर इतना जोड़ेंगे तो इतना तो आइए जाएगा, तो कौन सा प्रॉब्लम है, कोनो प्रॉब्लम नहीं है सर। ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे बच्चे ध्यान से पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसको एक बार और लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करते हैं, यह जो इक्वेशन था यहीं पे ध्यान दीजिएगा। एक तो पॉइंट यह था कि इस पे आपको ध्यान देना था, ठीक, एक पॉइंट इस पे ध्यान देना था। अब जो दूसरा पॉइंट है उस पे ध्यान देना है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 14 है। या तो सर x का जो मान है, x का मान 0.141414 है। यहाँ भी सर 0.141414 है, क्योंकि इसी में से तो हम लोग घटाए हैं, इसी को तो घटाए। तो इसकी इतना ना लिखकर हम लोग x लिख दे, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। यह जो पॉइंट है यह भी पॉइंट केवल इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई? अगर आ गई तो समझिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। फटाफट से आप लोग जरा यस सर लिख के कमेंट तो कीजिए। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत? सर यह x यहाँ पे क्यों लिखे? तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन जो एक है उस यहाँ पे क्या है, x बराबर इतना है, तो x इतना नहीं लिखकर हमने क्या किया, इसके बदले में x लिख दिया। ठीक, यही काम किए हैं। क्या आप लोग का कमेंट आ रहा है? हाँ सर। अब क्या करते हैं, x इधर घटा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, x को इधर घटा लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 100x में से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 14 यहाँ पे रहेगा। तो सर 100x में से एक x घटेगा तो 99x बन जाएगा। 99x बराबर 14 लिख सकते हैं। बिल्कुल। क्या आप लोग का कमेंट आ रहा है? क्या आप लोग का कमेंट आ रहा है? मैं देखूं। हाँ बिल्कुल, सभी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है सर, इतना तो समझ में आ गया। ठीक, इतना तो समझ में आएगा। अब बताइए x का मान हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 99x बराबर 14 है। 99x बराबर अगर 14 है तो हम लोग लिख लेते हैं 99x बराबर सर 14। तो x का मान क्या हो जाएगा सर, 14/99। आपके मन में आ रहा होगा सर इस सब को तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे लघु उत्तरीय में पूछ दे तब तो आपका 2 नंबर पार हो जाएगा। इसलिए और कोई इसमें टफ है नहीं। मैंने क्या बताया, जितना रेकरिंग है उतना से 100 से गुना कर लीजिए। इसको x मान लीजिए, पहले तीन पॉइंट इसमें रहता है, 3 ही पॉइंट रहता है। जितना है उसको x मान लीजिए, जितने के ऊपर रेकरिंग है उतने जीरो के साथ गुना कर दीजिए, यानी कि 1 के साथ उतने जीरो के साथ गुना कर दिए। उसके बाद क्या करते, जो भी इक्वेशन आता है उसमें से हम लोग क्या करते, x वाले मान को घटा लेते हैं, इधर घटा लिए। इस तरह आपको कोई नहीं सिखाया होगा, यह जो मैं घटाने वाला तरीका बता रहा हूँ, और इसी के वजह से बच्चों का ये इस सवाल में कंफ्यूजन होता है।
ठीक। तो यहाँ पे सर इसको x घटा लिया, फिर भी इस दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जो x घटा है, जब यह x ही है तो इसको x हम लिख देते हैं, और देखिए इस तरह आ गया 99, x बराबर 14, यानी कि x बराबर 14/99। इसी का ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि जितने के ऊपर रेकरिंग रहे अगर दशमलव के बाद, तो यह क्या करेंगे, इसको दशमलव को खत्म कर देंगे, 14 लिख देंगे, जितने के ऊपर रेकरिंग है उतने 9 लिख देंगे। लेकिन यह अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं है, इसलिए अभी मैं इसे नहीं बताऊंगा। चलिए प्यारे छोटे भाई बहन, यह बता दीजिए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? अभी एक और है, चलिए, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यह जो था वह p बटा q के रूप में बदल गया। क्या हम लोग अगर इसको सीधे 0.14 मान के बना देते तो सही आता? कहते सोचते कि एक 0 नहीं सर, यह तो मान गए यहाँ पे 7 हुआ और यहाँ पे 50 हुआ, 7/50। क्या यह 7/50 आंसर आया है? नहीं सर, 14/99 आया, यानी कि यह तो गलत हो जाता है। रेकरिंग वाला का कंसेप्ट दूसरा है। अब हम लोग एक और सवाल करते हैं, एक और सवाल हम लोग करते हैं। इतना बता दीजिए क्या आप लोग का इतना जवाब आया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं एक और सवाल है, जीरो दशमलव, एक और सवाल है 1.34 के ऊपर रेकरिंग। इसको जरा आप लोग कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, आप लोग जरा सोचिए, आप लोग सोचिए कि इसमें क्या करेंगे। सोचना तो पड़ेगा। तो सर क्या कीजिए ना, सबसे पहले आप बोले हुए थे कि इसको x मान लीजिए, इसको मान लेते हैं। माना x बराबर, कोई भी सवाल हो मैं जो पॉइंट बताया उतना ही कर लेना है, नहीं तो आप लोग भटकते रह जाएंगे या कंसेप्ट जल्दी क्लियर नहीं होगा। माना x बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं सर, इसी बात को एक बार और लिख लेना है। अब बताइए, अगर आप यहाँ पे बता देंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग ध्यान से सच में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 4 के ऊपर रेकरिंग है तो 4 को, इसका मतलब 4 रिपीट हो रहा है, केवल 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे केवल 4 के ऊपर रेकरिंग है, तो केवल सर 4 रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल रिपीट हो रहा है। यह बताइए कितने संख्या के ऊपर रेकरिंग है? x मानने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? 133/99। चलिए मैं देखूंगा क्या आंसर आता है। पहले मैं ट्रिक से नहीं करूंगा, पहले पूरा कॉन्सेप्ट से करूंगा। अब सर इसमें यह बताइए, इसमें कितने से कितना के साथ गुना करे? 10 के साथ गुना करे दोनों तरफ, या 100 के साथ गुना करे, या 1000 के साथ गुना करे? आप लोग इस बात को जरा फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से आप लोग इस बात को कमेंट कीजिए, तो फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए बताइए। दोनों तरफ, दोनों तरफ 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 से गुना करने पर, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, करने पर कितना से गुना? सर आप अभी बोले हुए थे जितनी संख्या के ऊपर रेकरिंग रहे ना उतने 0 के साथ गुना कर दिया, यानी कि 1 के साथ उतने 0 के साथ। तो सर 1 के है तो 10 के साथ गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x में 10 से गुना करेंगे तो सर 10x हो जाएगा, ठीक। और इसमें अगर 10 के साथ गुना करेंगे तो सर एक, यहाँ पे दशमलव एक दाहिने तरफ भागेगा, 13.4444, यही तो होगा सर, बिल्कुल होगा। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि आप लोग का जवाब, जितने बच्चों का 10 जवाब आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। चलिए अब मैंने क्या बताया कि यह जो x का जो मान है वह इसमें से घटा लीजिए, ठीक। यहाँ पे समझिए 13.4444। जिन बच्चों को पहले से डाउट था उनको तो समझ में आ गया कि हाँ सर सच में बहुत जबरदस्त तरीका आपने बताया, समझे। यहाँ पे देखिए 1.344444, इस तरह 4 जाएगा तो इधर तो आप सोच रहे होंगे कि इधर तो अनंत तक जाएगा, कितना भी करे तो उसे मतलब नहीं, आएगा तो 4 नहीं, तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 0 1, और यहाँ पे कितना हुआ बताइए? यहाँ पे सर 3 में से ये गया 2, और यहाँ पे 1, यानी कि 12.1 आया। इस 0 का दशमलव के बाद, इस जो संख्या के बाद जो 0 होता है इसका कोई महत्व नहीं होता, समझे। संख्या को हम लोग डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं 12.1, तो लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको। क्या लिख लेंगे? हम लोग लिखेंगे 12.1। 12.1 में अगर हम लोग x का मान जोड़ देंगे, अभी जिसको घटाया इसमें अगर इसको जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि 1.3444, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए बताइए। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताइए। यहाँ पे जो आएगा ना सीधा सीधा उसमें से x का मान घटा लीजिए। x का मान घटाने के बाद देखिए कि क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए, और आपको तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि इतना के बाद ना तो केवल इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा। 13 इतना के बदले केवल इतना लिखने से काम चलेगा नहीं, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जो घटाया है x का मान उसी को जोड़ेंगे तो देखिए आ जाएगा 12 1 13 तो है, और यहाँ पे देखिए 1 और 3 1 4, इस तरह जोड़ के आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, समझे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब हो गया, आपका काम हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10x है,
ठीक है, इसको लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका इसका मतलब जानते हैं कि नहीं, इसका मतलब होता है या। इसी को आप लोग इस तरह या भी लिख सकते हैं, इसी को इंग्लिश में और भी लिख सकते हैं, समझे। इस तरह आप तीनों में से कोई किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो सर आप क्या कीजिए, जब इसका मान x है तही है, 12.1 तो रहेगा, ठीक। और ये इसका मान जो x है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो x से हम लोग क्या करते हैं, यह जो है बस इसी को, यह जो दोनों सेम दिख रहा है यहाँ पे x लिख लीजिए। x लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, यह तो 1.344 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको x माने तो x लिख लीजिए। अब बताइए, इधर से x घटेगा तो इधर कितना हो जाएगा सर, 9x हो जाएगा। 10x में से 1x घटेगा तो 9x, बटे यहाँ पे कितना 12.1, x का मान क्या हो जाएगा सर, x का मान हो जाएगा 12.1, 12.1 बटे में 9, 12.1 बटे में 9। लेकिन अभी का क्या काम पूरा हो गया नहीं, अभी दशमलव को खत्म करना है ना। तो 121, यहाँ पे देखिए दशमलव खत्म हो जाएगा, मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूँ, बटे में 9 है, इस दशमलव को खत्म कीजिए, यहाँ से भी 0, 121 बटे में 90। क्या आप लोग का जवाब आया है? इसको ट्रिक क्या है, ट्रिक मैं अभी और बताऊंगा। इसका ट्रिक जो है 3.4 में से 13 गया और बटे में कितना हो जाएगा 90। क्या आ रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ जरा। 1 3 में से 2 गया और 0.1 बटे में बटे 13, इसमें यहाँ पे नहीं रहेगा, 1 3, हाँ, बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, कितना आया, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1। चलिए बिल्कुल 121 बटे में 90 बिल्कुल आंसर सही है। और जिन प्यारे बच्चों का भी 121 बटे में 90, 121 बटे में 90 आंसर आ रहा है, मैं जरा नाम भी बता देता हूं, क्योंककि जिन बच्चों ने इस सवाल को किया है वे बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। परी मिश्रा, कौशल कुमार, रिनकी कुमारी और रोखाना खातून, रोखाना खातून, यहाँ पे निशा राज, इन सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। और भी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका ट्रिक बताइए। इसमें तो बड़ा हमको आसान लग रहा था कि सीधे 9 लिख दे रहे थे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कहाँ 9 आया है, यहाँ पे तो 9 0 आ गया है। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक क्या है, क्या आप लोग ट्रिक सीखना चाहेंगे? देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रिक क्या है, फटाफट से आप लोग जरा कमेंट, और भी जो भी बच्चे बनाए हैं इसका कमेंट जरा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, हाँ इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग डाउट पे आ जाएंगे डायरेक्ट। देखिए सर यहाँ पे अगर, वह कहाँ गया सवाल, हाँ सर, यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर देखेंगे, सीधे दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं हो, और जो भी मान के दशमलव के बाद जो भी संख्या हो, उन सभी संख्याओं पे अगर रेकरिंग है, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उन सभी संख्या के ऊपर रेकरिंग है, कंसेप्ट है, समझिए। अगर रेकरिंग है और दशमलव से पहले जो संख्या वो केवल 0 है, तभी यह नियम लागू होता है। आप लोग तो सीधा सीधा जान गए कि 9 9 लिख देते, नहीं, यह नियम नहीं है। नियम यह है कि दशमलव के बाद अगर सभी संख्याओं पर रेकरिंग है, सभी संख्याओं के ऊपर रेकरिंग है, तब तो डायरेक्ट उस संख्या को लिख दीजिए। लेकिन दशमलव से पहले भी ध्यान देना कि कोई संख्या तो नहीं है, समझे। और बटे में जितनी ऊपर रेकरिंग है उतने ऊपर 9 9 लिख देंगे। 14/99 आंसर आया कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आया है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, 1.34। मैं क्यों बोला कि डायरेक्ट 9 9 नहीं लिख सकते हैं, हो सकता है जो बच्चे कम ध्यान देते हैं वो डायरेक्ट इसको 9 लिख देंगे, नहीं, यह गलत है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे नियम यह है कि 1.34 लिख लीजिए। फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 1.34 है ना, इसको इस तरह नहीं, जो संख्या दी हुई है, जो संख्या दी हुई है उसको उसी तरह से लिख लेंगे। सर 134 दिया हुआ उतना ही लिख देते। अब देखेंगे कि रेकरिंग से पहले कितनी संख्या है, तो सर रेकरिंग के पहले कितना है, 1.3 है। रेकरिंग के पहले कितना है सर, रेकरिंग के पहले 1.3 है। तो इसको इसी साथ लिख ले, क्या इसको यहाँ पे करके यहाँ पे 134 माइनस कितना 13, हाँ 13 ही रहने देते हैं। अब देखिए 10, यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले जो इसका मैं एक और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूँ। यह जान लीजिए कि मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा।
यह इसका मैं गारंटी देता हूं, और इतना जबरदस्त तरीका। लेकिन अभी जो आप समझिए, जो पूरी संख्या उसको उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, रेकरिंग से पहले जितनी संख्या उसको घटा लेंगे, ठीक। अब देखेंगे कि रेकरिंग कितने संख्या के ऊपर है, सर रेकरिंग एक संख्या के ऊपर है तो 1 9 दे देंगे, ठीक। अब देखेंगे कि दशमलव और रेकरिंग वाले संख्या के बीच में कितने संख्या है, एक संख्या है तो उतना 0 देंगे। सर यह तो बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, बड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। 4 में से 3 गया, एक 3 में से गया 2, और यहाँ पे 121/90 आया कि नहीं, आ तो गया, लेकिन सर यह याद तो रहने वाला नहीं है, मुझे पता है ना, मुझे पता है कि आपको यह याद रहने वाला नहीं है। और इससे भी बड़ी ताजुब की बात तो यह है, जब आप इसके फॉर्मूला को देखेंगे तो आप और डर जाएंगे। इसका जो फॉर्मूला है ट्रिक का वह यह है, देखिए यहाँ पे आवर्त दशमलव के मतलब कि कोई भी जो इस तरह रेकरिंग वाले जो संख्या होता है उसके बारे में बात बोला, उसको p/q में बदलने का नियम, क्या नियम है, आवर्त अंकों के उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। मैंने क्या किया था, यहाँ पे जो संख्या थी, यहाँ पे देखिए 1.34 था, यहाँ पे देखिए 1 इसी को केवल आप समझ जाइएगा ना तो आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंकों को उसी क्रम में लिखने में प्राप्त संख्या, तो मैंने क्या किया था, उसी क्रम में लिख दिया था, ठीक। लेकिन इस ट्रिक से होगा नहीं। प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों की संख्या, प्रथम आवर्तांक के पहले तक की संख्या कितना है, 13 है, दशमलव नहीं, दशमलव को छोड़कर तो 13 है सर। उसके बाद क्या लिखा, 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। यह सब बहुत कंफ्यूजिंग है, समझे। मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो तरीका बताने जा रहा हूँ, उस पर अब आप लोग ध्यान देंगे। क्या देंगे, ध्यान देंगे। चलिए एकदम ही यूनिक ट्रिक बताने जा रहा हूं। क्या करेंगे, इसको मैं खत्म कर देता हूं। क्या करेंगे, इसमें कितने के ऊपर रेकरिंग था, 4 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। और 2-4 एग्जाम्पल केवल आप लोग अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा, 2-4 एग्जाम्पल, उसी से आपका काम हो जाएगा। कैसे करेंगे सर, क्या कीजिए, जो संख्या दी हुई है ना, इसको थोड़ा और मैं नीचे लिखता हूं, 1.34, क्यों, ठीक, इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। अब देखिए क्या कीजिए, जो संख्या लिखा हुआ है उसको उसी तरह लिख दीजिए, 3-4, कोई दिक्कत। रेकरिंग से पहले जो संख्या है उसको लिख लीजिए, सर रेकरिंग से पहले 1 3 है। क्या इतनी बात आप लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे सभी बच्चे, अगर आप लोग अभी तक ध्यान नहीं भी दे रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, क्योंकि इसी से आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। मैं क्या किया, जो संख्या, और यह बिल्कुल यूनिक तरीका मैंने ढूंढा है। मैं सोच रहा था कि क्या इतना बड़ा फॉर्मूला बच्चों को तो याद होता नहीं, बच्चों को क्या किसी को नहीं याद होता है, ठीक। इसका कोई आसान तरीका है, तो मैंने ढूंढते ढूंढते यह तरीका निकाला है। इस तरीका को आप लोग ध्यान से देखिए, जो संख्या जिस तरह लिखा है उसको लिख दिए, ठीक। केवल आप लोग उदाहरण याद रखिएगा। अब रेकरिंग से पहले जो संख्या उसको लिख लिए, ठीक है, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जितने के ऊपर रेकरिंग लिखा हुआ उतना 9 नीचा उसके लिख देंगे। और दशमलव और रेकरिंग वाले संख्या के बीच में कितनी संख्या है, 3 के ऊपर रेकरिंग है, 3 के ऊपर कोई बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर ऐसा कोई कुछ है, तो सर नहीं है। तो रेकरिंग और यहाँ पे दशमलव और बिना रेकरिंग वाले संख्या के बीच में कितनी संख्या है, सर एक संख्या है। तो क्या कीजिए, यहाँ पे 1 0 लिख लीजिए, ठीक। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दीजिए। 134 में से 13 घटाइए। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो थोड़ा मुश्किल, अभी बिल्कुल, लेकिन जब आप लोग इस तरह का मैं 4-5 उदाहरण आपसे करवाऊंगा और आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको लगेगा हाँ सर, यह तो बहुत झंझट है, और जो यह इतना कॉन्सेप्ट पढ़े इसमें भी बहुत झंझट है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए लघु तरीके के लिए, और ट्रिक पता होना चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो सर क्या कीजिए, इसमें से 13 घटा दीजिए। यहाँ पे 9 0, तो जीरो बोलेगा कि यह बताओ भाई, मैं तुमसे आगे लगा हूँ 0 9, तो मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम मुझे अपने से पीछे लगाओ ताकि मेरा कुछ वैल्यू बढ़े। तो क्या बोलेगा, चलो भाई लग जा। तो 9 0 क्या हो गया, आपने इसके पीछे ले गया। अब इसको घटा लीजिए, कितना, 4 में से 3 गया सर 1 हुआ, 3 में से 1 गया सर 2 हुआ, और 1 का 1 हुआ, बटे में 90। क्या यही आंसर था कि नहीं, क्या 121/90 था कि नहीं, 121/90 आया कि नहीं। क्या इस तरह आप लोग दूसरे सवाल को कर सकते हैं। आपको यह मैंने जो तरीका बताया यह आपको कैसा लगा, यह भी आप लोग कमेंट कीजिए, कितना आसान तरीका है। अब देखिए, उसी तरह आपके एग्जाम में इस तरह के आसान सवाल पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे देखिए 0.9, इस तरह के आसान सवाल, इसके ऊपर रेकरिंग लगा रहेगा। 9 नहीं, यहाँ पे कुछ मैं दूसरा संख्या ले लेता हूँ, 6, इसके ऊपर रेकरिंग लगा रहेगा। तो बोलिएगा, आप सोचिएगा सर इस कॉन्सेप्ट से मैं इसको कैसे बनाऊं। एक तो सीधा सीधा तरीका है कि अगर दशमलव से पहले कोई अगर 0 है और दशमलव के बाद सभी संख्या पर रेकरिंग है तो सीधा सीधा 6/9 लिख दे। लेकिन अभी जो आप तरीका बताए इस तरीका से बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बोला, पूरी संख्या को उसी तरह लिख लीजिए। तो 0 6 है,
अब उसके बाद मैंने क्या बताया, रेकरिंग से पहले कितनी संख्या है, तो सर रेकरिंग से पहले तो कोनो संख्या नहीं, यानी कि जीरो है। रेकरिंग से पहले कितना है, जीरो है। ठीक है, लिख दिए, इधर ही लिख देते हैं, 06 यहाँ पे लिखा था मैंने, और यहाँ पे अगर मैंने देखिए यार रेकरिंग से पहले जितनी संख्या थी उसको यहाँ पे लिख लिए। ध्यान से समझिएगा, सर जीरो है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं क्या बोला कि जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 दे दीजिए। और रेकरिंग वाले संख्या से पहले देखिए कि कोई संख्या है क्या, दशमलव और रेकरिंग वाला सर कोई संख्या नहीं है, तो कोई जीरो नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, 6 में से जीरो गया, 6 में से जीरो गया, और बटे में 9 से पहले तो कोई जीरो लगा नहीं है, तो 9, तो यानी कि 6 बटे में 9। इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 3 यानी कि 2 बटे में 3 आंसर आएगा। समझे, 2 बटे में 3। जिन भी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो क्या कीजिए, आप चाहे तो इस जो मैंने अभी ये जो बताया इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने ढूंढा है और आपको पसंद भी आएगा। हो सकता है अगर आपने 9वीं कक्षा में सच में थोड़ी सी भी ईमानदारी से पढ़ी होगी तो आपको मेरे बताए गए इस कॉन्सेप्ट का महत्व समझ में आया होगा। बिल्कुल समझे, तो इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और सवाल करते हैं फटाफट से। अब हम लोग कुछ और सवाल करते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.45, यहाँ पे जीरो, इसका आप लोग फटाफट से आप लोग अब जवाब दीजिए। 0.45 के ऊपर रेकरिंग है, इसका परिमेय में कैसे बदलेंगे। अगर सीधा सीधा देखेंगे जितनी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए तो आप लोग। हाँ बिल्कुल, किनका किनका, शिवाजी कुमार का जवाब आ रहा है 203, 2/3। मुक्ति कुमारी का जवाब आ रहा है 2/3। जिन जिन प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है 2/3, उनका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पे सर क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर कुछ भी नहीं या सभी संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या कीजिए, 9 लिख, जितनी संख्या 2 संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल मैं इधर भी कराता हूँ, जो थोड़ा टफ सवाल होंगे मैं उसको इधर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.35। अब बताइए इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसको कैसे परिमेय में बदलेंगे। फटाफट से आप लोग जरा जवाब दीजिए। तो अगर आपको समझ में सच में आ गया है तो आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए, फटाफट से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, आपने बताया क्या कि जितने संख्या के ऊपर जो संख्या जिस तरह उसको उसी तरह लिख दीजिए। यहाँ पे तो इसको उसी तरह लिख देते हैं, तो 0.35 लिख देते हैं। अब देखेंगे रेकरिंग से पहले कितनी संख्या, सर रेकरिंग से पहले 0.03 है ना। यहाँ पे रेकरिंग वाली कितनी संख्या, एक संख्या, तो 1 9 लिख देंगे। रेकरिंग और दशमलव के बीच में कितनी संख्या है, तो सर एक संख्या है, तो इसकी 1 0 लिख देंगे। 35 में से 3 घटा लीजिए, 35 में से 3 घटाएंगे और बटे में 9 लिखेंगे, लेकिन 0 अब इधर रहेगा, इधर रहेगा तो इसको तो कोई मतलब है नहीं, तो 9 ही रह गया। तो यह बोलेगा मेरा थोड़ा महत्व बढ़ाओ, तो बोलेगा चलो पीछे आ जाओ, 90 हो जाएगा। तो 35 में से 3 गया, कितना होगा सर 32 होगा। 32 बटे में 90 को कटा लीजिए, कितना 16 दूना 32 और 45 दूना 90, यानी कि अभी कटने वाला है क्या, नहीं, 16 बटे में 45 का आंसर होगा। समझे, इसी 2 तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। 6 बटे में 6, इसका जवाब आप लोग क्या दे रहे हैं, क्या 35 बटे में 90, 35 नहीं, 35 बटे में 90 जिनका जवाब आ रहा है उनका गलत है। यहाँ पे एक ही संख्या के ऊपर मैंने रेकरिंग दिया था, यहाँ पे सिर्फ 5 के ऊपर रेकरिंग है। 3 5 के ऊपर रेकरिंग रहता ना, तब आप लोग क्या करते, सीधे डायरेक्ट 9 9 लिख देते। अगर 3 5 दोनों को, यहाँ पे 0.35 लिखा रहता, इसके ऊपर रेकरिंग रहता तो डायरेक्ट इसके बदले में 9 9 लिख देते। यह भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। समझे, क्या आप लोग का जवाब अब सही आ रहा है। 32 बटे में जिनका 90 आ रहा है उनका जवाब भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में यह दिया रहे तो इस तरह करेंगे। इसी सवाल में मैं एक और सवाल बनाता हूं, 1.35 इसके ऊपर रेकरिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सभी प्यारे बच्चे इसका जवाब देंगे। जो बच्चे भी डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, जिनको बोर्ड में टॉपर बनना है या जो मार्क्स बढ़िया लाना चाहते हैं, वे जरूर ही पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पे जुड़ के पढ़ाई करेंगे और मैं जो दे रहा हूँ उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। समझे, सर यहाँ पे क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, 135 में से आप क्या कर रहे हैं, जो यह पूरी संख्या उसको लिख रहे हैं, उसके बाद रेकरिंग से पहले जो संख्या उसको घटा ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं जितना के ऊपर रेकरिंग है तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 लिख दे रहे हैं। और दशमलव और बिना रेकरिंग, दशमलव और रेकरिंग वाले संख्या के बीच में देख रहे हैं कई गो संख्या है, तो एगो संख्या तो एगो 0 दे रहे हैं। तो 135 में से 13 गया तो 2 हुआ, 3 में से 1 गया तब भी 2 हुआ,
और यहाँ पे गलत हो रहा है क्या, नहीं सही है। 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया तब भी 2 और 1 का 122/90, यही तो आपका आंसर होगा। इसको कटा लीजिएगा, कटाएंगे नहीं तो क्या होगा, 45 होगा और 6 दूनी 12, 2 एकम 2, यानी कि 61/5। 61/5 अगर आप में से किसी भी बच्चों का जवाब आ रहा है तो समझिए कि आपको यह कंसेप्ट में समझ आ गया है, समझे। और या कितना बच्चों का 122 में जिनका 90 आ रहा है वे बच्चे भी काफी डेडिकेटली पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत ही समर्पण के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत ही ध्यान के साथ। तो इसी एग्जाम्पल में देखिए मैंने 3 सवाल बना दिया। यह तो एक आपका सवाल यह हुआ, एक सवाल आपका यह हुआ और एक सवाल यह हुआ। बस इसी 3 तरह के सवाल प्यारे बच्चे, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अलग अलग इस तरह आप लोग इसको बना लीजिएगा, अलग अलग बना लीजिएगा। इसी 3 तरह के सवाल, इसी 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो यह हुआ, एक यह हुआ और एक यह वाला जो पूरा है, ये केवल इतना, बस 3 तरह के सवाल। अब आप लोग जरा छोटे छोटे सवाल का जवाब दे दीजिए जो आसान पूछे जाते हैं। या बताइए 0.5 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, देखिए रेकरिंग लिखा रहे चाहे इस तरह का बिंदी दिया रहे तो समझिएगा यह रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.55555। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट से प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे फटाफट से। इस वीडियो को अभी तक मैं देख रहा हूं जितने बच्चे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से लाइक कर दीजिए अपने धर्मेंद्र सर के लिए। सर क्या होगा यहाँ पे, सर 5 लिख दीजिए और जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिख दीजिए। सर 5/9 आंसर आएगा। क्या आपका जवाब आ रहा है? अज्जू अज्जू भाई का जवाब आ रहा है। टारगेट बोर्ड कन्हैया कुमार का भी जवाब, पिछले सवाल का जवाब आ रहा है। 61/45 आपका जवाब आ रहा है। नहीं 61 में, हाँ हाँ 61/45 ही होगा। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, बिल्कुल कन्हैया, बिल्कुल आपका सही है, 61/45 होगा। यहाँ पे मैंने कटाया तो 45 आया ना, यहाँ पे 61 आया, 6 दूनी 2 छक 12, 2 एकम 2। बिल्कुल कन्हैया का जवाब बिल्कुल सही है। 5/9 जितने भी प्यारे बच्चों का जवाब आ रहा है उन सभी प्यारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 0.36 इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है, इसका जवाब बताइए। सर बिल्कुल आसान है, तो कोई इसमें कुछ है ही नहीं, पूरे अगर देखेंगे पूरे संख्या के ऊपर रेकरिंग है और यहाँ पे 0 है तब तो कोई टेंशन है नहीं, तो एकदम बिल्कुल हलवा सवाल है। जितना जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 दे देंगे, इसमें कुछ कटने वाला है तो कटा देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अगर ऑप्शन में अगर आपका ये दिया रहे तो यही लिख देंगे। अभी और कटने वाला है, अभी और यहाँ पे कटने वाला है क्या, 3 चौके 12 और माने कि मतलब 4/11, यह भी सही है, यानी कि 9 चौके 36, 11 9 99, बिल्कुल। क्या आप लोग का यह जवाब आ रहा है? 36/99, 36/99 जिनका आ रहा है उनका भी सही है। एक सवाल का और हमें जवाब दे दीजिए। 1 यहाँ पे 1.3 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। सभी प्यारे बच्चे, क्या आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? जरा आप लोग फटाफट से यह कमेंट तो कर दीजिए, क्या आप लोग को समझ में आ रही है नहीं? मैं तो दो तरीका से बता दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट से अगर जाना है तो कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक। उसके बाद जो मैंने ट्रिक बताया, एक तो फार्मूला है, फार्मूला से तो आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, फार्मूला से तो यह आपको याद ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि टफ है, फार्मूला से भी कर सकते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यह तरीका ढूंढा और आपको बताया। क्या आप लोग को मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने का जो तरीका है आपको अच्छा लगे कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिए। उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। कैसे करेंगे सर? तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे सर? क्या कीजिए ना, 1.3 है ना, इसमें से देखेंगे बिना तो जितना संख्या था उसको लिख ले रहे हैं, रेकरिंग से पहले जितना संख्या उसको लिख ले रहे हैं। रेकरिंग से पहले तो एगो तो संख्या 1 है, उसके बाद देख रहे हैं रेकरिंग वाला कई गो संख्या है सर, एगो संख्या है। रेकरिंग और दशमलव के बीच में कोई संख्या है नहीं है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो कोई 0 नहीं, यानी कि 12/9 इसका आंसर होगा। कटा लीजिए, 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि 4/3 इसका आंसर होगा, समझे। चलिए अब आप लोग 12/9 जिनका आंसर आ रहा है सभी प्यारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। अब आप लोग अपना कमेंट पास, आपके पास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जितने एग्जाम्पल लिखे हैं, इन सभी एग्जाम्पल को टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे जो मैंने कराया, इन सभी एग्जाम्पल को आप लोग अपने जो वास्तविक संख्या चैप्टर जहां समाप्त हो रहा है, आपने अगर नोट बनाया हो सकता है आपको मैं इधर आपको टारगेट बोर्ड की तरफ से आपको नोट दिया भी जाए, तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल कराया कम से कम इसको तत्काल के लिए इसको नोट कर लेना है, ठीक है। और जब भी आपका कोई भी टेस्ट हो तो उसमें इसको रिवीजन करके जाना है। जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि रिवीजन नहीं करके जाएंगे आप बिल्कुल इसको भूल जाएंगे। कौन कहता है आपको याद रह जाएगा? बिल्कुल नहीं याद रहेगा आप लोग अगर इसको रिवीजन नहीं करें। हाँ, याद आपको क्या रहेगा, अगर आप लोग डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ बनाए
तो यह कॉन्सेप्ट के साथ बनाइएगा तो बिल्कुल याद रहेगा। लेकिन इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना करना आप संभव है क्या सर? नहीं संभव है, नहीं संभव है। अब आप लोग अपना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट बताइए। वास्तविक संख्या चैप्टर में अगर आप लोग को प्यारे बच्चे कोई भी डाउट है तो वेरी गुड सर। कौन लिख रहा है? चंदन क्लासेज लिख रहे हैं, उसके बाद हेमा लिख रही है यह सर समझ में आ गया है। जय कृष्णा कुमार लिख रहा है नाइस सर, और स्मृति कुमारी लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम सर। पप्पू यादव लिख रहा है यस सर। चलिए अब आप लोग कमेंट या कमेंट ना करें, अब आप लोग बताएं कि आपका वास्तविक संख्या चैप्टर आज जो समाप्त होने जा रही है, एक क्लास और लेंगे हम लोग, मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव का, टोटल ऑब्जेक्टिव। उस क्लास को तो आप लोग जरूर ही अटेंड कीजिएगा, और आप लोग उस वीडियो पहले से ही अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, आपके गांव में जितने भी बच्चे होंगे, कि चलिए सबको एक जगह बैठते हैं और देखते हैं किसका कितना सही होता है। होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्लास, हो सकता है कल हो या परसों, ठीक है। फटाफट से आप लोग, नो प्रॉब्लम, आप लोग अपना डाउट बताइए। एक बच्चे का डाउट यह आ रहा है कि सर जो रूट अंडर 6, सर रूट अंडर 6 परिमेय है या अपरिमेय है? आप ही लोग उनका जवाब दे दीजिए, बताइए परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है और या अपरिमेय, आप लोग उनका जवाब दे दीजिए फटाफट से। सर इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? गुणनखंड करके देखेंगे सर, 3 दूनी 6, यानी कि 2 और 3 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। सर इसका तो वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा ही नहीं। जब वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा यानी कि यह क्या है? एक आप लोग जवाब दिए क्या इस बच्चे का? यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय तो नहीं है, समझिए, ठीक है। एक और बच्चे का डाउट आ रहा है, सर एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5, देखिए इन सभी क्वेश्चन को तो मैं करा चुका हूं। यहाँ पे बताइए कि अगर इसमें अगर कोई डाउट है तो वह बताइए। 1.1 का अगर आप 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं जरा देखता हूँ 1.1 में जो 5 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। 1.1 का जो 5 नंबर क्वेश्चन है यह बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक। तो यहाँ पे अगर उसमें कोई डाउट हो रहा है, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तब पूछिए। ऐसा सिर्फ 1.1 का 5 लिख देने से काम नहीं चलने वाला है ना। उतना लंबा क्वेश्चन कराने में कम से कम 25 मिनट लगता है। आपको पता होगा अगर आपने क्लास अटेंड की हो तो। एक्सरसाइज 1.3, यह क्या डाउट हुआ? एक्सरसाइज 1.3 तो हम लोग पहले ही करा चुके हैं, कराए हुए कि नहीं? 1.1 जब करा चुके हैं। हाँ, HCF एक बच्चा का जवाब आ रहा है, सर HCF ऑफ A और 1, A और 1 का तो HCF आपसे नहीं पूछा गया होगा, आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। A और 1 का क्वेश्चन HCF नहीं पूछा गया है। अगर HCF पूछा भी गया होगा तो इस तरह का सवाल रहा होगा, और यह जो आपका मैराथन क्लास जो कल जो होने वाला है उसमें भी यह सवाल आएगा। इस तरह के सवाल का हो सकता है HCF पूछा गया हो, समझे? तो इस तरह के सवाल का HCF हो जाएगा A, समझे कि नहीं? इस तरह का सवाल रहेगा। सर रूट 7 को सिद्ध कीजिए, या बताइए रूट 5 को हम लोगों ने सिद्ध किया था, तो वहीं से तो रूट 5 सिद्ध कीजिए। रूट कोई भी आभास संख्या, अगर रूट के अंदर कोई भी, मैंने लिखा भी था P, अगर P कोई भी आभास संख्या हो, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, रूट अंडर 3, इस सभी को आभास सिद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो बहुत लंबा प्रोसेस है। रूट 5 भी बचे सर, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। नहीं नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हाँ आपको करना है तो आप लोग प्रश्नावली 1.3 है शायद, वो 1.3 में जाकर आप लोग उसको कीजिए। एक बच्चे का और डाउट है, डाउट यह है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बच्चे का डाउट है, सर जुड़वा आभास संख्या क्या है? जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा आभास संख्या। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह आपके सिलेबस में नहीं है, और नहीं कभी आपको जरूरत पड़ने वाला है 12th क्लास तक, या उसके बाद भी कहीं कोई जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को SSC या जनरल कंपटीशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने पूछ ही दिया है तो मैं उसका जवाब आप लोग को दे देता हूं। देखिए ऐसी दो आभास संख्या का आपको पता है क्या? आभास संख्या क्या क्या होती है? सर आभास संख्या, सर यहाँ पे दो आभास संख्या, यहाँ पे एक तो न भाज है न अभाज है, 2 सबसे छोटी आभास संख्या है सर। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, ये सभी क्या है? सभी सर आभास संख्या है। अब आपको देखना है, ये बताइए इस दोनों के बीच में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो, इस दोनों, अगर 3 और 2 के बीच अंतर पूछा जाए तो एक, सर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। 5 में से 3 का अंतर पूछा जाए, सर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 5 और 7 के बीच में पूछूं तो 7 में से सर 5 घटाए 5, 2, 7, 2 आएगा।
7 में से 11 घटाने को पूछू तो सर 11 में से 7 गया कितना हो जाएगा सर 8 9 10 11 4 होगा ना सर 8 9 10 11 4 सर 11 में से 13 सर 2 होगा। ठीक, अब आपको ध्यान देना है जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं। वैसी दो आभास संख्या है जिनके बीच का अंतर कितना हो 2 हो, वैसी दो आभास संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। अगर चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं दो आभास संख्या है, दो लगातार आभास संख्या मैं लिखता हूं, दो लगातार अभाज्य संख्या, अभाज्य, यह कंसेप्ट ऐसे आपको पढ़ना नहीं है अभाज्य संख्या, लेकिन बहुत सा एक दो बच्चों का डाउट आ रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। दो लगातार अभाज्य संख्या का अंतर दो हो सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए तो देखते हैं सर 3 और 5 के बीच का अंतर सर 2 है, यानी कि 3 और 5 क्या है जुड़वा आभास संख्या है। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है सर 2 है, तो 5 और 7 क्या है जुड़वा आभास संख्या है। ठीक, और बताइए 11 13 यह सब तो नहीं है, इसके बीच में तो अंतर 4 है, 13 14 15 तो भाज्य संख्या है, 16 17 18 19 17 और 19 सर दोनों यह आभास संख्या, इसके बीच का अंतर 2 है, यानी कि 17 और 19 भी क्या है एक जुड़वा आभास संख्या। इसी तरह आप लोग चेक करके देख सकते हैं। उसी तरह आप लोग आएंगे 27 और 29 पर, 27 के बाद 29 ही होता है आभास संख्या, नहीं दोनों के बीच का कितना अंतर है सर 2 अंतर है, यानी कि 27 और 29 क्या है यह भी जुड़वा आभास संख्या है। उसी तरह आप लोग आएंगे 43 44 45 नहीं, यहाँ पे आ जाइए आप कितना 39 40 41 39 और 39 तो एक भाज्य संख्या है। इसी तरह आप लोग चेक करके देख सकते हैं, समझे आता है। हाँ, तो आप लोग जुड़वा आभास संख्या का कंसेप्ट सीख गए। इस चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जुड़वा आभास संख्या का। सर पाई अपरिमेय है या परिमेय, पाई परिमेय है या अपरिमेय, चलिए मैं बता देता हूं, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। पाई का मान कितना, पाई का अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग मान आप लोग यह बात अब दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये पाई बहुत बार आएगा, इसलिए जब क्षेत्रमिति आप लोग पढ़ेंगे ओह मैं क्या लिख रहा हूं, लगभग मान माने कि अप्रोक्सीमेट मान कितना होता है सर 22 सर पूरा मान नहीं होता है, नहीं पाई का पूरा मान इतना नहीं होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका की वैल्यू होता है 1.4 22/7 3.414 इस तरह कर के कोई अशांत अनावर्ती संख्या आता है। अशांत अनावर्ती संख्या, यह बताइए अशांत अनावर्ती संख्या क्या होती है, पूरा तो आपको याद होगा नहीं। अशांत अनावर्ती संख्या तो सर अपरिमेय होता है, अपरिमेय। एक चीज तो आप और बोलते हैं सर, आप यह भी बोलते हैं कि अशांत अनावर्ती संख्या को परिमेय में नहीं बदला जा सकता है। मैंने बताया है कि नहीं, बहुत बार बोला है, तो सर यह परिमेय में बदला कैसे, तो मान गए हम लोग को मैथ में बहुत सारा कैलकुलेशन निकालना होता है, क्षेत्रमिति में वृत्त का क्षेत्रफल निकालना रहता है, समझे प्यारे बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो हम लोग को एक लगभग मान लेते हैं 4.41 है ना, इधर जो अशांत अनावर्ती संख्या उस सबको खत्म कर देते हैं, मान लेते हैं इतना ही, और इसको तो परिमेय में बदला जा सकता है। तो इस तरह करके कोई जरूरी नहीं वही मान आ जाए, यह कोई जरूरी नहीं है। यह गणितज्ञों ने जो जितना हो सकता है दशमलव के 5 अंक तक करने के बाद या 6 अंक तक करने के बाद कुछ अप्रोक्सीमेट मान निकाला है जो कि 22/7 है, और 22/7 क्या है P/Q के रूप में है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है, P भी 22 भी पूर्णांक संख्या, 7 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। यह ऑब्जेक्टिव में तो मान के चलिए कि 9 माही 3 माही कोई भी एग्जाम देंगे आपको यह ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं। अब आपका कोई डाउट, एक 4 होता है क्या, 4 हाँ यहाँ पे ये शायद मैंने गलत लिख दिया, 3.141 होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही 3.141 ही होता है। चलिए यही सही है, 141 ही होता है, मैंने गलत लिखा था। और तो ठीक है, सभी बच्चों का जवाब भी आ रहा है 3.141 होगा, हाँ सही है पाई का मान, तो हाँ पाई का मान बिल्कुल सही। अब आप लोग को समझ में आ गया कि यह अशांत आवर्ती संख्या है, अनावर्ती संख्या, इसलिए यह अपरिमेय है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही 22/7 क्या है सर, 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या। उसी तरह आप लोग को 11th क्लास में 12th क्लास में आपको एक ई लिखा देखेगा, इसका यह भी अशांत अनावर्ती संख्या होता है, यह भी एक अपरिमेय संख्या होता है। कहीं भी आपको अगर ई लिखा देखे इसके बारे में परिमेय अपरिमेय पूछे, इसको ई नहीं पढ़ते हैं, परिमेय अपरिमेय पूछे तो आपको क्या बोल रहा है, अपरिमेय है। और आपका डाउट कोई, गुरुजी सामाजिक विज्ञान में याद नहीं होता है, कोई उपाय है प्लीज गुरुजी। हाँ उपाय तो है,
सामाजिक विज्ञान याद नहीं होता है तो मेरे पास एक उपाय है। क्या कीजिए आप लोग हिस्ट्री जो हिस्ट्री मैं ऐसे मैथ पढ़ा रहा हूँ लेकिन पूछ दिया तो मैं बता देता हूँ। जो हिस्ट्री चाहे कोई ज्योग्राफी जो चैप्टर है उसका बिहार बोर्ड वाला जो बुक है उसमें देखिए कोई भी चैप्टर अगर समाप्त हो रहा है तो उसके चैप्टर के लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, 12 13 14 इस तरह ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। क्या कीजिए सबसे पहले आप उस जो भी चैप्टर का मान के आपको 5 चैप्टर तक का याद करना है, सबसे पहले आप उसके ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव याद करने से क्या होगा, जितने भी जो जो भी मान गए लुईस सोलाहवा है, इन सभी के नाम आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। हाँ कि चलिए लुईस सोलाहवा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिए और तब जाके लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए कि हाँ लुईस सोलाहवा कौन था, या जो गलोटिन थी, गलोटिन जिससे कि राजा को अंत में काट दिया गया, तो गलोटिन जो थी वह क्या था। इस तरह के इन सब बातों को अगर मेन 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 अगर जो टर्म्स है उनको समझ जाइएगा तो आपको सामाजिक विज्ञान भी याद होना है। तो आप चाहे तो अगर सामाजिक विज्ञान आपको नहीं याद हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलिए मेरा तो सामाजिक विज्ञान अभी क्लास चल नहीं रहा मैथ का। और बताइए 27 नहीं है सर, क्या क्या लिखे हैं, 27 नहीं है सर, क्या 22, जा ओहो नहीं 22/7 तो सही तो है, 27 क्या लिख रहे हो। चलिए लुईस सोलाहवा यस सर, p/q अभाज्य संख्या है तो p3q और p2q का मौसक, p और q अभाज्य संख्या है। चलिए मान गए p और q दोनों अभाज्य संख्या है। आप लिख रहे हैं सर p बराबर 3 है, ठीक। p बराबर क्या है, किस बच्चे का यह सवाल है, इनका नाम है, मैं नाम ले लेता हूं, विकी सिंह टारगेट बोर्ड, इन्होंने अपने नाम में लिखा है। चलिए तो सर p का मान 3, ठीक यही लिख रहे हैं आप, संख्या है तो p3q और p2q, यह क्या लिख रहे हो, इस दोनों का मौसा, अगर इस दोनों का अगर हम आप मौसा पूछना चाह रहे हैं तो इसका मौसा अगर p और नहीं इसका, अगर यह मौसा तो इसका पूछ नहीं, यह तो स्वाभाविक संख्या है। अगर 3 और 2, हाँ इस तरह आप पूछ सकते हो सकता है p और q में बराबर अगर 3 और 2 है तो इनका मौसा बताइए, तो इसका मौसा 1 होगा। क्यों, यह दोनों एक स्वाभाविक संख्या है। 3 और 2 में कुछ कटने वाला है सर, कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो यह स्वाभाविक संख्या है। और भी कुछ है क्या इसमें, मैं देख लेता हूँ अगर आपका कोई दूसरा डाउट हो तो। अभाज्य संख्या है तो p3q और p2q, p3q और p2q, यह क्या लिख रहा है, मैं देख लेता हूँ कहीं यह भी कोई सवाल हो सकता है। ऐसा कोई सवाल तो मैंने देखा नहीं आज तक। p2q तो यह तो q से q खत्म हो जाएगा, p से p खत्म हो जाएगा। अगर आपका यह सवाल है कि p/q बराबर इतना लिखा हुआ है तो अगर 3 और 2 का अगर आप लोग p/q नहीं और p और q का मान अलग अलग इस तरह आएगा, 3 और 2 नहीं, यह सवाल गलत है, इसका नहीं होगा, 3 और 2 का ही हो सकता है। 22/7 फिर कैसे लाए, 22/7 फिर कैसे लाए, यह आपको करके देखना पड़ेगा कि दशमलव के कितने अंक तक गणितज्ञों ने सोचा है, या आप लोग गूगल कर सकते हैं कितने अंक, तो हो सकता है 7 अंक लेने के बाद 22/7 आया हो सकता है 2 अंक लेने के बाद 22/7 आया हो, तो यह करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अप्रोक्सीमेट मान है, लगभग मान है, ठीक, इतना बात ध्यान रखिएगा। और भी आपका कोई डाउट आ रहा है तो बताइए फटाफट से। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग अगर कोई अगर रूट 5 नहीं सिद्ध हो रहा है तो आप लोग एक बार से और वीडियो को देखिए, मैंने एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से समझाया है। आप लोग अगर 2 बार देखेंगे, कम से कम उसका नोट्स भी बना लेंगे ना, तो अब आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल के साथ, अगर बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं, पूरा पहले नोट्स बना लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने किस किस पॉइंट पर क्या क्या उदाहरण दिया है, अगर उदाहरण के साथ, उस उदाहरण के साथ एक बार लिख लीजिए, उस उदाहरण को साइड में एक बार, एक पेज पे मैं जो जो उदाहरण दिया उसको लिखिए, और एक पेज में जो मैं जो सॉल्यूशन बताया हूँ पूरे सॉल्यूशन को लिख लिए। अब जहां पे आपको डाउट्स आ रहा हो तो देखिए मैं किस डाउट के लिए क्या कौन सा उदाहरण बताया है, बस उससे आप लोग क्लियर कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए उसके बाद सर 2√2 का रूट क्या होगा, देखिए मेरे प्यारे भाई 2√2 का रूट क्या होगा, यह बताइए, इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या, यही पूछ रहे हैं ना, 2√2 का रूट क्या होगा। अच्छा रूट रूट तो यहाँ पे अगर रूट 2 का अगर घात पूछना चाहे तो रूट का मतलब ही होता है 1/2 घात, ठीक। लेकिन अगर इसके बारे में परिमेय अपरिमेय पूछना चाहे तो मैंने क्या बताया, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय अपरिमेय। और अगर मैं आपका मैं प्रश्न देखने का प्रयास करता हूँ, सर 2√2 का रूट क्या होगा, रूट तो यही, रूट में तो आप दिए ही हैं, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। हाँ अगर इसको चाहे तो आप लोग रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, देखिए यहाँ पे 2 तो है, इस रूट को अगर 2 को इस रूट के अंदर ले जाएंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2 4 4 दूनी 8, यानी कि रूट अंडर 8 हो जाएगा, समझे। तो आपका जो भी डाउट है इसमें से आप समझ लीजिएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं 2-3 चीज भी इसमें बता दिया। सर p तथा q अभाज्य संख्या है, ठीक है,
तो फिर से आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका जो विशाल विकी जिनका नाम है, तो एक ही क्वेश्चन को बार बार 18 15 के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हैं बताइए। ये A2 यह कैसे है। A2 देखिए, यहाँ पे एच सी एफ एक बच्चा पूछ रहा है, स्मार्ट स्टूडेंट, एच सी एफ ऑफ ए और A2 इसी का एचसीएफ आप जानना चाह रहे हैं ना। तो A2 का क्या मतलब हुआ, A2 का मतलब हुआ A×2, समझे, A×2। और यहाँ पे देखिए एचसीएफ अगर मान गए, और यहाँ पे A2 का तो मतलब ये हो गया, और यहाँ पे ए के अगर भाज गुणनखंड किया जाए तो ए ही होगा। या बताइए दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन ए है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ए हो जाएगा, समझिए। और भी कोई डाउट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। तो मैंने तो नंबर के बारे में मैंने बिल्कुल खंगाल के रख दिया है। इसका मतलब आप पूरी क्लास नहीं किए हैं। आप मेरा जाकर क्लास फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट क्लास जो मेरा था बेसिक्स का फर्स्ट क्लास, मैं कर वैसा, अगर बेसिक्स संख्याओं के बारे में उससे ज़्यादा जानकारी कहीं नहीं आपको मिलेगी। बेसिक मैंने उसमें शांत अशांत इस सभी संख्याओं के बारे में, अशांत अनावर्ती बिल्कुल धजिया उड़ा के रख दिया वहाँ पे। तो आप चाहे तो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। संख्या तो बहुत तरह की होती है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब जो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहा जाता है। सर 22 यहाँ पे 1.34 का परिमेय रूप क्या होगा, यह भी पूछने वाली बात है। 1.34 का परिमेय रूप क्या होगा, दशमलव को खत्म कर दीजिए, एक लिख दीजिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो इसको लेकिन अभी इसको सरल रूप में लिखना पड़ेगा। इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 2×6 = 12 हो जाएगा, 7×2 = 14 यानी कि 50, यही है ना, 67/50 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और बताइए, और आपका कोई डाउट। मैं सभी प्यारे बच्चों का डाउट देखने का प्रयास कर रहा हूँ। 27 जुड़वा नहीं है, हाँ 27 तो जुड़वा नहीं है, 27 तो एक भाज्य संख्या है। मैंने लिखा था क्या उदाहरण में, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं 27 नहीं है, 27 बिल्कुल गलत है यह। बिल्कुल प्यारे बच्चे, जिनका भी 27 तो 3 से कट जाने वाला है ना, 3×9 = 27, हाँ बिल्कुल। जिनका भी जवाब था उनको धन्यवाद, कौशल कुमार का, हाँ बिल्कुल। देखिए 27 नहीं, 29 और 31 यह है। मैं इसी के आसपास खोज रहा था, मुझे पता था कि यहाँ के इसी के आसपास एक संख्या होती है। अभी अभाज्य संख्या है, अभी 27 तो भाज्य संख्या है, तो इतना तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा ही सकते हैं। चलिए इस बच्चे ने दिमाग लगाया, तो ऐसे ही तो पढ़ा है। मैथ क्या है, मैथ में कुछ रटने उटने वाली चीज नहीं होती है। मैथ इसी तरह समझ समझ के देखा जाता है। हाँ हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो, तो मिस्टेक को इसी तरह पकड़ा जाता है ना। जैसे कल की क्वेश्चन में, जैसे आंसर में गुना करने में, गुना मैं कर रहा था इस तरह, कुछ इस तरह लिखा हुआ था, और इसको मैंने इससे भी गुना, यहाँ पे कुछ 1551 लिखा हुआ था, इसको साथ भी गुना कर दिया, मैंने गड़बड़ गुना कर दिया था। तो वहां पे तो पता चल जाता है कि ना, क्या कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर था कि हाँ 2 का अंतर होना चाहिए। और एक चीज और अंतर है कि, एक चीज और है कि अभाज्य संख्या के लिए बात करते हैं, अभाज्य संख्या ही होना चाहिए ना, 27 तो भाज्य संख्या है, तो इसके बारे में मैंने लिखा तो बाई मिस्टेक था। और आपका कोई डाउट। सर मैथ का फादर कौन है, मुझे तो नहीं पता मैथ का फादर कौन है, उतना मैं जीके की तरफ नहीं भागता हूँ। ठीक, मैथ कॉन्सेप्ट से बात कीजिए। ए फादर मदर जानने से कोई उतना जरूरी नहीं है। A-B 3 का फॉर्मूला क्या होगा सर, अच्छा A-B पे पावर 3 सा लिख रहे हैं, A-B का होल क्यू बराबर लिख रहे हैं। देखिए अगर आपको A+B का होल क्यू याद है तो यह भी आपको याद हो जाएगा। देखिए A-B का होल क्यू, A+B का होल क्यू क्या होता है सर, A क्यू होता है प्लस B क्यू होता है प्लस 3AB होता है इंटू A+B होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और होता है 3A² B वाला भी फॉर्मूला होता है। तो उसी में देखिए ए क्यू तो रहेगा, ए यहाँ पे A+B का होल क्यू, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A+B का होल क्यू इस बच्चे ने पूछा है। क्या नाम है इनका, इनका नाम है कौशल कुमार। चलिए यहाँ पे इसका पूछा, तो यहाँ पे ए तो यहाँ पे भी धनात्मक है, बी यहाँ पे ऋणात्मक, समझिए इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे ए धनात्मक, यहाँ पे ए यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, यहाँ पे बी धनात्मक है लेकिन बी ऋणात्मक है। तो ये तो जिस तरह है उस तरह लिख देंगे। बी ऋणात्मक है, तो यह बताइए बी के जगह पे -B लिखा जाए तो -B का क्यू करेंगे तो माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो फिर माइनस ही बाहर निकलेगा, यानी कि -BQ हो जाएगा। तो यहाँ पे -BQ, इस तरह भी एक तरीका है। यहाँ देखिए यहाँ पे ए तो धनात्मक है लेकिन अब बी ऋणात्मक हो गया, तो धनात्मक और ऋणात्मक का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, -3AB। और यहाँ पे A-B। आपको अगर नहीं भी याद हो
ए माइनस बी का होल क्यू, तब भी आप लोग इस तरह से केवल एक धनात्मक से भी, धनात्मक के फॉर्मूला से भी ऋणात्मक निकाल सकते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और आपका कोई डाउट? यू आर वेरी स्मार्ट सर, जय कृष्णा कुमार लिख रहे हैं, चलिए थैंक यू सर। मैथ का फादर मुझे नहीं पता है। हेलो अंजलि, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के तरफ, मैं कॉन्सेप्ट और बेस जो भी बारीक से जो कॉन्सेप्ट होता है मैं वहां से शुरू करता हूं। देख लीजिएगा आप। और यहाँ पे x पे पावर 2 माइनस 7 का शून्य क्या होगा? शून्य तो मैं अभी पढ़ाया ना हूँ, जब मैं द्विघात समीकरण जब बहुपद चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब वहां पे बताऊंगा। ए माइनस बी का गुणनखंड, ए माइनस बी का भाई गुणनखंड क्या होगा भाई? आपने क्वेश्चन गलत लिखा है, हो सकता है आपका क्वेश्चन हो ए माइनस बी का होल क्यू, इस तरह का आपका सवाल हो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सबका गुणनखंड का होता है, लेकिन आपने जो सवाल लिखा वो गलत है। शिवम यादव भागलपुर से लिख रहा है 24 80 45 का एलसीएम निकाल के देखिए। अभी तो 24 80 और 45 का एलसीएम निकालिएगा। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और बचपन से अगर उससे नहीं आए ना तो सब मेथड का बाप मेथड है इस यह वाला मेथड, समझे? एचसीएफ या एलसीएम निकालने का सब मेथड का बाप है। कहीं से भी कोई डाउट आए, यह जो आपने बचपन से सीखी है, इस तो दूसरी तीसरी क्लास कक्षा के बच्चों को भी आता है, यह तो पता आप कहीं आपको आता होगा कि सर 12 दूना 24, 40 दूना 80 और इस तरह यहाँ पे 45 तो कुछ जाएगा नहीं। यह नियम सब मेथड का बाप है। ठीक, इस नियम से आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिएगा, एलसीएम। अगर नहीं आपको अगर कुछ भी कहीं भी डाउट आ रहा हो तो, या अगर मसा अगर कोई भी नियम नहीं आता हो तो भाग मेथड से चले जाइएगा। भाग मेथड से अगर माने 12-15 का इस तरह से, समझे? तो यह भी उपाय है। कभी आप अभाज्य गुणनखंड मेथड भूल जाए तो इस मेथड का सहारा लीजिएगा। आंसर यहाँ से आप लोग पहले देख चेक कर लीजिएगा। एक बच्चे लिख रहे हैं सर आप कहाँ से हो? तो इस सवाल का तो मैं, इस बात का तो मैंने जवाब दे दिया था कि मेरा जो घर है वह कहाँ है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है, थाना पुरनहिया है, समझ गए? और क्या बोलते हैं, और जो ग्राम पंचायत है कोल्हुआ ठीका है। अगर इतना ही आपको उत्सुकता है तो आप लोग जान लीजिए कोल्हुआ ठीका, क्योंकि हर दिन कमेंट में मैं देखता हूँ कोई ना कोई कमेंट में भी करता है और लाइव चैट में भी करता है। तो यह मेरा एड्रेस है, नाम तो आप लोग जानते ही हैं। और आपका कोई डाउट? चलिए, यह तो मेरे बारे में था। 196 और इसका एचसीएफ निकाल के देखिएगा आप लोग। हाँ, यह तो क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ। 196 और शायद 38220, इसको तो शायद मैंने उदाहरण में ही लिया था। कैसे पढ़े, मैथ कैसे सीखे? देखिए, अगर मैथ आप लोग एक बार तो क्या कीजिए, जो नोट्स तो बनाना, अगर नोट्स नोट्स तो खुद से बनाना मैथ का बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी भाषा ही समझ में आएगी कि हाँ चलो अपने से आप अगर नोट्स बनाए रहते तो आपको पता होता है कि किस पॉइंट पे क्या, कहाँ पे क्या दिक्कत होता है, समझे? तो नोट्स खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और सीखा कैसे जाए, प्रैक्टिस कैसे किया जाए। जब भी आप लोग, अगर आपको बहुत मैथ बनाते वक्त बहुत ही माथा दर्द करने लगे तो मेरा तो एक उपाय था, हिंदी सॉन्ग सुनना। आप लोग हिंदी सॉन्ग सुन सकते हैं, लेकिन बनाते के साथ ही ऐसा ना कि पहले सुन लेते हैं, एकदम सो लेते हैं, दो नींद खींच लेते हैं 2-4 घंटा का, उसके बाद फिर से मैथ ना 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 ना। अगर मैथ बनाते वक्त टेंशन हो रहा है तो आप लोग एक हिंदी का सॉन्ग लगा दीजिएगा, उसके बाद काम शुरू। 27 भाज्य है, हाँ बिल्कुल 27 भाज्य है, 3 से भाज्य है, 9 से विभाग है, 9 3 27, 3 से विभाज्य है। मैंने बोला भी। 195 क्या सर आप दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम? चलिए बता देता हूं, मैंने बताया भी है। दो क्रमागत सम संख्या 2 4 6, किसी भी दो क्रमागत सम संख्याओं का मशक, क्रमागत सम संख्याओं का मशक कितना होता है? 2 होता है। लेकिन क्रमागत नहीं हो तो आप नहीं बता सकते कि मशक 4 होगा कि 6 होगा। जैसे याद देखिए, 4 और 8 का मशक कितना होता है? 4 और 8 का मशक 4 होता है। ठीक, तो यह नहीं बता सकते। ठीक है, क्रमागत आपने पूछा तो उसका आपको जवाब मिल गया सर 2 होता है। वन डाउट है तो बताइए। वन डाउट लिखने से दो क्रमागत सम संख्या का महत्व क्या होता है मैंने बता दिया। मयंक राज का यह डाउट था। सर मैथ 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 ओ शंकु के क्या लिख रहे हैं?
मैं उस सवाल को मैंने कराया है, जाके जहाँ भी अगर डाउट हो तो आज की क्लास के बाद आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो क्या प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए क्या? आप लोग का कोई डाउट है तो बता दीजिए। फॉरेन के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हैं? फॉरेन के बारे में क्या जानना चाहते हैं? यहाँ पे एन कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और एक चीज और, फॉरेन क्या है? एक भाज्य संख्या है, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। और क्या जानना चाहेंगे, बोलिए। एक सम संख्या भी है, फॉरेन एक सम संख्या भी है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है बताइए? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, यह बता दीजिए पहले। ए क्यू प्लस, मैं इसका एक और तरीका भी बताऊंगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है सर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ए प्लस बी का अगर आपको होल क्यू याद रहेगा ना, उसी से आप लोग उसको भी कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, अभी मैंने बताया ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए फॉर्मूला निकालना सीखिए, एक ही फॉर्मूला से देखिए मैं किस तरह फॉर्मूला निकाल दूंगा। ए प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना, इंटू ए प्लस बी है। अब आपने हमसे क्या पूछा, अब आपने हमसे पूछा सर ए क्यू प्लस बी क्यू बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू बताइए, यही पूछे ना। यह बताइए, यह तो रहेगा, यह जो पूरी यह जो ये तो एक ही संख्या दिख रही है सर पूरा गुना में, यह इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। और इसी में अगर आपसे माइनस वाला पूछा जाए, तो यहाँ पे जहां जहां बी माइनस में है, तो वहां पे ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे बी यहाँ पे माइनस में आ गया, तो माइनस माइनस प्लस 3ab और इंटू ए माइनस बी, यही होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू माइनस प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या आप लोग को अब इतना सभी चीज क्लियर हो गया? क्या आज की क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए क्या? 3 डॉट क्या लिख रहे हैं, 3.0 तो क्या पढ़ते हैं क्या? 8 9 25 का एलसीएम। चलिए एक छोटा सा सवाल है तो मैं बता देता हूँ। 8 9 25, यह तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे देखिए एलसीएम अगर आप हमसे पूछे हैं 8 9 और 25 का, तो ये शायद क्वेश्चन कल के मैराथन क्लास में आएगा भी, तो रहने देते हैं। तो सर मेरा फोन लग कर रहा है, क्या लिखे हैं सर? आईपीएल कौन जीता? आईपीएल से क्या करना है, मैं तो बिल्कुल मैच नहीं देखता हूँ, बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मुझे पता भी नहीं कि कौन कौन टीम कहाँ से है, क्या है। मुझे आईपीएल वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आईपीएल की बात यहाँ पे न करे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक बच्चा पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। चलिए, यह बच्चा का बार बार डाउट आ रहा है, ऐसे तो लिखे हुआ है, ये बच्चे ने लिखे हुआ है इतना, इसका शून्यक, तो इसका शून्यक तो बहुत आसान है। अगर इसका आप लोग जवाब चाह रहे हैं तो शून्यक, ऐसे शून्यक तो मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन बता देता हूँ इस बच्चे को अगर डाउट है। इसके बराबर 0 लिखिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा, एक्स का मान 7/2 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7 जानना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, ऐसे बता देता हूँ। चलिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस 7 हो जाएगा, एक्स यहाँ पे रूट है, तो रूट का दो तरीका है, यह एक मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर 7 हो जाएगा। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या तो कितनी बार बता दिया, बताते बताते थक गया कि सअभाज्य संख्या उन दो संख्याओं को कहते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो। सर सर मैथ का फॉर्मूला कैसे याद करें? मैथ का फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यह बताइए पूरे चैप्टर में कब आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी तरीका याद करने के लिए बताया डायरेक्ट? मैंने उसका सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया। कॉन्सेप्ट जब आप सीख गए, कंसेप्ट सिखाया, कंसेप्ट सीखा, तो आपके लिए कोई फार्मूला का बात ही नहीं है। जैसे कल ही 2 पे पावर n और 5 पे पावर m का बात आया, तो डायरेक्ट आप इसको रटने चलिएगा तो सबसे पहले तो आप सभी सवाल को बना नहीं सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे सअभाज्य का भी कंसेप्ट पढ़ाया था कि p/q। यहाँ पे सबको मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया कि p/q का सअभाज्य में होना चाहिए। तो केवल ट्रिक रटने से नहीं होगा, कंसेप्ट को अगर समझते हैं तो आपके लिए फार्मूला। देखिए अभी मैंने 3-4 फार्मूला को, अगर आपको नहीं भी याद हो, केवल एक फार्मूला से ए प्लस बी के होल क्यू केवल आपको याद रहेगा। इसको भी अगर यह भी नहीं याद हो तो इसका भी तरीका है, लेकिन यह तो 9th का चीज है, इसलिए अभी बताना टाइम का वेस्ट होगा, समझे? तो इसका भी तरीका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए
और a प्लस बी लिख दीजिए, समझे। और इसी को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो इसका मान निकलेगा। तो कोई जरूरी नहीं है ट्रिक को रटना। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया तब आप अगर ट्रिक को रटते हैं तब आपके लिए फायदेमंद है। नहीं तो ऐसे तो पास करने के लिए रट सकते हैं, केवल पास करना है अगर जिंदगी का लक्ष्य तो। रूट 3 को सिद्ध कीजिए और रूट 3 को सिद्ध मैं कर चुका हूँ। रूट 5 को सिद्ध किया, जहां जहां रूट 5 लिखा था वहां पे वहां रूट 3 लिख दीजिएगा, समझे। चलिए आज की क्लास को बच्चे, प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का आज का जो बच्चे का डाउट आ रहा है वो द्विघात समीकरण बहुपद चैप्टर से आ रहा है। तो ये सभी जीरो में जीरो से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो जान लीजिए। जीरो में जीरो से भाग करेंगे ना तो ये आपको 11वीं कक्षा में पढ़ना है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसको बोला, इस तरह के 7 संख्या होती है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होती है। इस तरह की 7 संख्या जिसे बोला जाता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोला जाता है, समझे। तो वहां पे आप लोग जब लिमिट चैप्टर पढ़िएगा आप लोग 11वीं कक्षा में, तो वहां पे इन तरह की 7 संख्याओं के बारे में जानिएगा, समझे। जीरो पे पावर जीरो का भी कंसेप्ट सीखेगा। सभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, 7 फॉर्म होते हैं। तो जीरो बटा जीरो इनडिटर्मिनेंट है, इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं बता सकते। लिमिट चैप्टर में 11वीं 12वीं कक्षा में आप लोग पढ़ेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास की हम लोग यहीं पे समाप्ति करते हैं। तब तक के लिए आप लोग, हाँ एक चीज आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने जितना भी चैप्टर पढ़ाया है, जितना भी पर्सनाली कराया, सभी जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया सबको रिवीजन करके आइएगा महा मैराथन के लिए। और आप लोग अपने साथ अपने 5-10 दोस्तों को भी बैठाइएगा और पूछिएगा कि किसका एक से लेकर 100 तक आप लोग ऑप्शन तैयार रखिएगा, 1 2 3 4 लिखकर इस तरह। और आप लोग चेक कीजिएगा कि किस बच्चे का कितना सही हो रहा है। मैं जैसे क्वेश्चन लिखूंगा उसको आपको कुछ समय का टाइम दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, कि एक के सामने आप लोग पहले लिख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो आप लोगों को अपने कॉपी में इस तरह नंबर पहले से लिख के रखना है, समझे। आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आप लिखिएगा, मान गए ए आ रहा है तो ए चाहे बी आ रहा है तो उसके बाद मिलाइएगा कि आपका सही आ रहा है, सही आ रहा है तो इस तरह, गलत आ रहा है तो इस तरह, समझे। क्या करिएगा। तो आप लोग 5-10 दोस्तों को भी इस कल मैराथन क्लास के लिए बिल्कुल बैठाइएगा और उनको बोलिएगा कि चलिए देखते हैं कि कौन कितना आगे है और कौन कितना पानी में है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।